तो भाई आज जो है हम एसएलडी का जो सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया है वो हम जानेंगे। और लास्ट क्लास में हमने एसएलडी के बारे में थोड़ा जान लिया था, एसएलडी की कुछ थ्योरीज वगैरह भी हमने डिस्कस की थी, आपको याद होगा ना सबको। तो एसएलडी की थ्योरीज डिस्कस की थी, एसएलडी क्या होता है ना, उस मतलब क्या क्या रीजंस होते हैं एसएलडी होने के, और पूरी हिस्ट्री भी हमने जानी थी, इससे हमें काफी कुछ जानकारी मिली थी। जरूरी होता है क्या सर एसएलडी? एसएलडी जानना बहुत जरूरी है। तो आज का टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा या आज की क्लास में जो मेन जो पर्पस रहेगा वो हमारा एसएलडी का सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया होगा, या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो आज हम यही पढ़ेंगे। वैसे तो आपको स्कूल में ये बहुत काम आएगा, जब आप केवीएस या डीएसएसबी में जब आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका, तो जब स्कूल में आप कहीं जॉब करोगे या कहीं भी आप प्राइवेट में भी कहीं कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स आपके पास आते हैं ना, तो पेरेंट्स आपसे पूछते हैं कि भाई एसएलडी का ये सर्टिफिकेट बनेगा कैसे, हमें कैसे कैसे किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो एज ए स्पेशल एजुकेटर आपको पता होना चाहिए, चाहे आप केवीएस में काम कर रहे हो, चाहे आप पीआरटी में काम कर रहे हो, डीओई में काम कर रहे हो, एमसीडी में काम कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कैसे कैसे पेरेंट्स को आप गाइड करोगे कि सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, है ना। तो ताकि उन्हें भी दिक्कत ना हो और आपको भी पता हो। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा। तो आज का है आपका एसएलडी का सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया, या आप कह सकते हैं कि डायग्नोस कैसे करेंगे एसएलडी को। तो क्या है, तो बेसिकली आपको याद रखना है कि जो एसएलडी का डायग्नोस किया जाता है या एसएलडी का सर्टिफिकेट बनाया जाता है, वो 3 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। अगर हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की गाइडलाइंस पे चलेंगे 2016 की, तो हम 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आता है, सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप याद रखना है। तो पहला स्टेप देखिए, जब आपके पास बच्चा आएगा ना स्कूल में, जब आपको मिलेगा बच्चा कोई, तो वो आप कह नहीं सकते उसे एसएलडी है, वो आपका सस्पेक्टेड केस रहेगा, यानी कि आपको सिर्फ शक है कि उसे एसएलडी है, लेकिन जरूरी नहीं है उसे एसएलडी हो। तो उसके लिए आप रेफर क्या करोगे, हॉस्पिटल में रेफर करोगे। जब वो बच्चा हॉस्पिटल में जाएगा, पेरेंट्स लेके जाएंगे, आप लिख के दोगे, स्पेशल एजुकेटर लिख के दोगे, और प्रिंसिपल वगैरह के साइन होंगे, तो हॉस्पिटल जाएंगे। तो हॉस्पिटल जब बच्चा जाएगा, तो वहां पर सबसे पहला स्टेप आपका जो होगा बच्चे के साथ जो किया जाएगा, वो पहला स्टेप में क्लिनिकल असेसमेंट किया जाएगा बच्चे का। हॉस्पिटल में जब बच्चा जाएगा, तो पहला स्टेप जो फॉलो किया जाएगा वो होगा क्लिनिकल असेसमेंट। अब क्लिनिकल असेसमेंट में 2 चीजें आएंगी, 2 तरीके का असेसमेंट किया जाएगा। पहला असेसमेंट होगा आपका जो करेगा पेडिट्रिशियन। ये वो होते हैं जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं ना, वो होते हैं पेडिट्रिशियन। समझ में आ रहा है? जो बताते हैं, हाँ, दवाइयाँ वगैरह बच्चों के डॉक्टर कहते हैं पेडिट्रिशियन को, है ना। तो पेडिट्रिशियन जो होते हैं वो सबसे पहले असेसमेंट करेंगे, और असेसमेंट करके वो क्या पता लगाएंगे कि बच्चे को कोई भी विजन तो बच्चे को कोई भी विजन की या हेयरिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है। जो पेडिट्रिशियन होगा सबसे पहले ये चेक करेगा। असेसमेंट किसका करेगा, एक विजन चेक कर लेगा, आई साइट चेक कर लेगा, और दूसरा कान का चेकअप कर लेगा कि भाई कोई कान से रिलेटेड हेयरिंग इंपेयरमेंट तो नहीं है या विजुअल इंपेयरमेंट तो नहीं है। सबसे पहले ये चीज चेक कर लेगा, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। तो 2 चीजें चेक कर लेगा। तो इसमें क्या होगा कि अगर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना हेयरिंग की ना विजन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो क्या फिर वो किसको रेफर कर देगा, पेडिट्रिशियन ये लिख देगा कि इसको विजन और हेयरिंग की प्रॉब्लम नहीं है। तो अब नेक्स्ट जो चेक होगा, असेसमेंट किया जाएगा जिसका, वो होगा साइकियाट्रिस्ट। अब साइकियाट्रिस्ट के पास भेज दिया जाएगा। अगला स्टेप यही होगा कि साइकियाट्रिस्ट के पास हॉस्पिटल में भेज दिया जाएगा। अब साइकियाट्रिस्ट असेसमेंट करेगा बच्चे का। अब असेसमेंट करेगा तो इमोशनल, और वो क्या चेक करेगा कि इमोशनल या बिहेवियर डिसऑर्डर तो नहीं है कोई, यानी एमआई तो नहीं है, मेंटल इलनेस तो कोई नहीं है, वो ये चेक करेगा। सबसे पहले हॉस्पिटल में जब बच्चे जाएगा तो पेडिट्रिशियन टेस्ट करेगा, पेडिट्रिशियन चेकअप करेगा, असेसमेंट करेगा। तो विजन और हेयरिंग की पता लग जाएगा कि विजन और हेयरिंग की प्रॉब्लम तो बच्चे को नहीं है। तब उसको नेक्स्ट भेज दिया जाएगा किसके पास, साइकियाट्रिस्ट के पास। साइकियाट्रिस्ट क्या चेक करेगा कि कोई भी इमोशनल या बिहेवियर डिसऑर्डर तो नहीं है बच्चे को। अगर उसको बिहेवियर या इमोशनल कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, तब ये फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा और उसको सेकंड स्टेप के लिए भेज दिया जाएगा। तो याद रखिए, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले क्लिनिकल असेसमेंट किया जाएगा, और क्लिनिकल असेसमेंट में पेडिट्रिशियन असेसमेंट करेगा और दूसरा साइकियाट्रिस्ट करेगा। पेडिट्रिशियन हेयरिंग और विजन को चेक करेगा। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो फिर एसएलडी का सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाएगा, फिर विजन या हेयरिंग का बनाया जाएगा, फिर उसको उसकी दिक्कत है तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। या इमोशनल या बिहेवियर अगर उसको कोई डिसऑर्डर होगा तो भी एसएलडी का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। इसका मतलब है ना तो विजन की प्रॉब्लम होनी चाहिए, ना हेयरिंग की प्रॉब्लम होनी चाहिए, ना इमोशनल और बिहेवियर डिसऑर्डर होना चाहिए। दोनों में से इन चीजों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए, तब ही नेक्स्ट स्टेप पे
बच्चे को लेके जाया जाएगा। तो पहला जब आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तब आएगा सेकंड स्टेप। तो यहाँ पर इसको दिक्कत नहीं होगी, बच्चे को लिख दिया जाएगा कि विजन की हेयरिंग की प्रॉब्लम नहीं है, इमोशनल और बिहेवियर डिसऑर्डर नहीं है। अब उसको नेक्स्ट स्टेप पे भेजा जाएगा। अब हॉस्पिटल में ही नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में सेकंड स्टेप में भेजा जाएगा। सेकंड स्टेप में आईक्यू का टेस्ट किया जाएगा, आईक्यू को असेस किया जाएगा कि बच्चे का आईक्यू कितना है ये चेक किया जाएगा। अब ये कौन चेक करेगा, ये करेंगे साइकोलॉजिस्ट। जो हॉस्पिटल में जो भी अवेलेबल होंगे उस समय साइकोलॉजिस्ट वो चेक करेंगे। अब साइकोलॉजिस्ट जो चेक करेंगे वो ऐसा नहीं है कोई भी टूल लगा देंगे, टूल वही लगाएंगे जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में मेंशन है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जो टूल असेसमेंट के मेंशन होंगे उन्हीं टूल का इस्तेमाल करके बच्चे का आईक्यू टेस्ट किया जाएगा। जैसे कौन कौन से आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में मेंशन है, मिसिक, विसिक 4, निपिड, इंडियन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंसी, बीकेटी, वीएसएमएस। इन टेस्ट के जरिए आईक्यू को असेस किया जाएगा। तो अगर बच्चे का टेस्ट के बाद जैसे साइकोलॉजिस्ट टेस्ट करेगा इनमें से किसी का यूज करते हुए, और जब करेगा तो अगर आईक्यू उसका 85 से अबव आ जाता है, 85 से अबव आ जाता है, तब जो बच्चा जो है इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर चुका है और अब उसको नेक्स्ट स्टेप यानी थर्ड स्टेप पे भेज दिया जाएगा। तो अगर बच्चे का आईक्यू जो है वो 85 से कम आएगा तो इसका मतलब है उसका एसएलडी का सर्टिफिकेट नहीं बना के दिया जाएगा। 85 से ज्यादा ही होना चाहिए। क्यों, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में ये चीज मेंशन है कि 85 से ज्यादा ही होना चाहिए, 85 से कम होगा तो सर्टिफिकेट नहीं बना के दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है ध्यान में सभी को, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, स्पेशल एजुकेटर आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो सेकंड स्टेप में क्या हम याद रखेंगे कि सेकंड स्टेप में आईक्यू असेस किया जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा, इन टूल्स का यूज कर लिया जाएगा और इसमें क्या निकल कर आएगा, बच्चे का 85 से अबव आईक्यू निकल कर आएगा। तो हम क्या कर देंगे, देन स्टेप 3 विल बी अप्लाइड, है ना। थर्ड स्टेप जब भी अप्लाई किया जाएगा जब इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा बच्चा, यानी 85 अबव उसका आईक्यू निकल कर आएगा, तभी उसको थर्ड स्टेप के लिए भेजा जाएगा। अगर यहाँ से आईक्यू की प्रॉब्लम होगी, मतलब आईक्यू उसका कम होगा, 70 होगा, है ना, या 75 होगा या 80 होगा, तो इसका मतलब यहीं उसका रोक दिया जाएगा, एसएलडी का सर्टिफिकेट नहीं बना के दिया जाएगा। फिर उसको किसी और चीज का सर्टिफिकेट बनेगा, आईडी का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, तो वो देखा जाएगा, डिपेंड करता है बच्चे की कंडीशन पे। अब हम देखेंगे अगला स्टेप, यानी थर्ड स्टेप क्या होगा, जब बच्चे का पता चल जाएगा कि इसका आईक्यू जो है 85 से अबव है, और तो थर्ड स्टेप अप्लाई कर दिया जाएगा और अगले स्टेप में भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप रहेगा। अब थर्ड स्टेप में जो है वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी यानी एसएलडी का असेसमेंट किया जाएगा। अब एसएलडी का असेसमेंट के लिए दो आपके असेसमेंट टूल आपके गिवन है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में, एक है निमाहांस और दूसरा है ग्लैड, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस जो है आपका ये है, 2002 में आया था, हेडक्वार्टर इसका, हेडक्वार्टर भी आपको याद रखना है, और ग्लैड है, ठीक है, ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस है। तो इन दो का आपका यूज करते हुए, वैसे मैंने पढ़ा रखा है आपको याद होगा, ठीक है, मैं इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोनों हम वैसे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सारे असेसमेंट टूल के बारे में तो डिस्कस पहले ही कर चुके हैं, ठीक है, आपको याद रखना है ये चीजें। तो निमाहांस और ग्लैड जो होगा वो उस टूल का यूज करेगा। अब ये टूल यूज कौन करेंगे, ये आपके टीचर्स भी कर सकते हैं, जो हेड होंगे ना टीचर्स, वो इन टूल का यूज कर सकते हैं, और बाकी कोई आपका करना चाहे और कोई भी अदर पर्सन तो वो भी कर सकता है, हॉस्पिटल में कोई भी अवेलेबल होगा वो भी कर सकता है। तो इन दो टूल का यूज करके वो चीज क्या पता लगाएंगे, वो पता लगाएंगे इन टूल्स का यूज करते हुए, जब ये टूल का यूज करेंगे असेसमेंट, तो बच्चे को भरपूर अपॉर्चुनिटी देंगे, यानी हर एक चीज को करवाने के लिए उसको मोटिवेट करेंगे और अपॉर्चुनिटी भरपूर देंगे। लेकिन अगर बच्चा इतनी भरपूर अपॉर्चुनिटी देने के बाद, या कह सकते हो कि मोटिवेट करने के बाद भी कुछ चीजें नहीं कर पाता, जैसे जो दिक्कत आ रही है उसको रीडिंग में, है ना, राइटिंग में, है ना, इन चीजों में दिक्कत आ रही है, तब हम कह सकते हैं कि अब दिक्कत है, यानी बच्चे को मोटिवेट और खूब अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी बच्चा इन कामों को नहीं कर पा रहा है, यानी इन एरियाज में, जैसे लैंग्वेज में, है ना, रीडिंग में, राइटिंग में, मैथ्स में, इन एरियाज में दिक्कत आ रही है, तो ये चीज से ये निकल कर आएगी, ठीक है। और इसमें लास्ट जो पॉइंट निकल कर आएगा वो होगा कि बच्चा जो है वो 8 साल का होना चाहिए। कितने साल का बच्चा जो है वो 8 साल का होना चाहिए,
पहला या थर्ड क्लास में होना चाहिए, है ना। ये चीजें आपको याद रखनी है, या तो बच्चा क्या हो 8 साल का हो या थर्ड क्लास में हो। इससे हम ये चीज निकालेंगे, दो कंक्लूजन निकालेंगे हम इससे, निमांस और ग्लैड से। पहला मोटिवेट करेंगे, और मोटिवेशन हम खूब देंगे उसे, और अपॉर्चुनिटीज खूब देंगे ताकि वो कर सके। अगर वो फिर भी उसे रीडिंग राइटिंग मैथ इन चीजों में दिक्कत होती है तो हम दो चीजें इससे निकाल लेंगे कि हम, एक तो वो बच्चा या 8 साल का या थर्ड क्लास में होना चाहिए, दूसरा उसे अपॉर्चुनिटी इन चीजों को अपॉर्चुनिटीज और कह सकते हो कि मोटिवेट खूब किया गया हो हर चीज को करवाने के लिए। तो ये दो चीजें निकल कर आएंगी। तो इससे हम देखेंगे टोटल मिलाकर अगर हम देखें तो 5 चीजें निकल कर आई हमारी। तो 5 क्राइटेरियाज निकल कर आते हैं 3 स्टेप से। तो आपको याद रखना है, मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ, सबको याद रखना है भाई, कभी भूल जाओ। तो पहला स्टेप सब याद रखेंगे। पहला स्टेप क्या है? क्लिनिकल असेसमेंट है। सबसे पहले याद रखोगे क्लिनिकल असेसमेंट है। क्लिनिकल असेसमेंट में सबसे पहला असेसमेंट कौन करेगा? पेडियाट्रिशियन से असेसमेंट किया जाएगा। बच्चों के डॉक्टर जो होते हैं, जो विजन और हियरिंग की प्रॉब्लम तो बच्चों को नहीं होना चाहिए, है ना। और दूसरा है साइकियाट्रिस्ट से चेक किया जाएगा। साइकियाट्रिस्ट चेक करेगा इमोशनली बिहेवियर प्रॉब्लम डिसऑर्डर तो नहीं है, यानी एमआई तो नहीं है किसी तरह का। तो फिर उसके बाद अगर ये हेयरिंग और विजन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, इमोशनल या बिहेवियर डिसऑर्डर भी नहीं होगा, तब हम सेकंड स्टेप पे उसे लेके जाएंगे बच्चे को। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप में आईक्यू का टेस्ट किया जाएगा। आईक्यू टेस्ट के लिए क्या है? कुछ भी नहीं कर सकते। आईक्यू असेसमेंट टूल कोई भी टूल नहीं ले सकते। जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में मेंशन है सिर्फ वही ले सकते हो आप, जैसे मिसिक है, विसिक 4 है, ठीक है, या निपिट इंडियन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ये बीकेटी है, वीएसएमएस है। इन आईक्यू टेस्ट का यूज करेंगे, और इसका टूल का यूज जो करेंगे वो साइकोलॉजिस्ट करेंगे। जाहिर सी बात है भाई, साइकोलॉजिस्ट करेंगे, तो साइकोलॉजिस्ट करेंगे। और अगर ये निकल कर आता है कि उनका आईक्यू 85 से अबव है, 85 से अगर अबव है उनका आईक्यू, तो हम थर्ड स्टेप को अप्लाई कर देंगे। और थर्ड स्टेप क्या रहेगा? थर्ड स्टेप को आपको याद रखना, थर्ड स्टेप रहेगा कि हम एसएलडी का असेसमेंट करेंगे, जिसके लिए 2 टूल्स आप यूज कर सकते हैं, निमांस और ग्लैड का। अब निमांस और ग्लैड जो होंगे उनका यूज कर लेंगे। उससे दो चीजें करेंगे। उसमें भी हम पहला, हम जो चीजें कराएंगे उसके लिए मोटिवेट करेंगे बच्चे को और भरपूर अपॉर्चुनिटी देंगे। और इसके अंदर एक और चीज में ध्यान रखेंगे, बच्चे या तो 8 साल का हो या थर्ड क्लास में हो। 5 स्टेप याद है, इसे लिख लो चाहो तो, ठीक है। वरना देखो अगर भूल भी जाओ तो ये वीडियो में, वैसे भी वीडियो तो देखो बनी रही है, यूट्यूब पे तो डालूंगा ही मैं, तो यूट्यूब पे डालेगी तो आप दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, है ना। बाकी सब तो हमने कर ही लिया है, हिस्ट्री वगैरह सारी चीजें, तो दिक्कत नहीं होगी। तो लास्ट देखते हैं हम कि 5 चीजें क्या क्या निकल कर आई। देखो चाहो तो इसे लिख लो इन 5 चीजों को। पहली चीज है आपका आईक्यू जो होगा वो 85 से अबव होगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या निकल कर आई कि कोई भी विजन की या हेयरिंग की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज, कोई भी इमोशनल या बिहेवियर डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। फोर्थ है कि उसे क्या मिली हो? भरपूर अपॉर्चुनिटीज मिली हो, ठीक है, और मोटिवेट किया गया हो खूब, ठीक है। और 5वीं चीज है कि या तो बच्चे थर्ड क्लास में होना चाहिए या 8 साल का होना चाहिए। ये 5 चीजें निकल कर आएंगी इन 3 स्टेप से। अगर 3 स्टेप्स को फुलफिल बच्चा कर लेता है, क्राइटेरिया में फुलफिल हो जाता है, तो ये 5 चीजें निकल कर आ जाएंगी बच्चे को। और ये 5 चीजें अगर निकल कर आ गई तो इसका मतलब है बच्चे का एसएलडी का सर्टिफिकेट अब बन जाएगा। मिनिमम 8 साल का होना चाहिए, 8 से बड़ा होना चाहिए सर? 8 साल का होना चाहिए बच्चा। 8 साल के हिसाब से थर्ड क्लास में होगा ना, ये मैं नहीं कह रहा, ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कह रहा है, ठीक है। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जो लिखा हुआ है वही मैंने आपको बता दिया एज इट इज। अगर क्वेश्चन आएगा हम चैलेंज कर सकते हैं ना, मैं किसी बुक से नहीं बता रहा, एक गैजेट ऑफ इंडिया से बता रहा हूं मैं, जो एक बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है। अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्टेप, अब ये तो हो गया। अब देखते हैं वैलिडिटी की बात करते हैं। सर्टिफिकेट अगर बन जाए किसी का तो कैसे होगा? अगर बच्चा, जैसे वही बात है, 18 साल से अगर पहले बनेगा, जैसे 8 साल की उम्र में बच्चे का एसएलडी का सर्टिफिकेट बन गया, तो जो इसका एकेडमिक ईयर होता है 10वीं या 12वीं, तो उसमें उसको रिन्यू कराया जा सकता है ना। फिर इसके अलावा रिन्यू करा दिया जाएगा और 18 साल की उम्र में उसका परमानेंट का सर्टिफिकेट बन जाएगा, यानी एसएलडी का जो परमानेंट होगा, लॉन्ग टाइम कह सकते हो, परमानेंट सर्टिफिकेट लाइफ लॉन्ग वाला, वो बन जाएगा बच्चे का 18 साल का होते ही। जैसे 18 साल का हो जाएगा तो वैलिडिटी सर्टिफिकेट की ये रहेगी, या तो बच्चे का 8 साल की उम्र में बन जाए, वरना एकेडमिक ईयर 10वीं और 12वीं जो होता है उसमें क्या होगा, 10वीं 12वीं के समय में एकेडमिक ईयर में इसको रिन्यू कर दिया जाएगा और एक्सटेंड किया जाएगा, और फिर 18 साल का होते ही बच्चे का परमानेंट का सर्टिफिकेट बन जाएगा। इतना आपको ध्यान में रखना है सभी को, ठीक है।
तो मेरा आज का जो टॉपिक है मैंने आपको कवर कराया है, आप याद रखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं ना और बच्चे को आपको लगता है इसको एसएलडी है, तो भाई आपको फिर पेरेंट्स को गाइड करना पड़ता है स्कूल्स में, चाहे आप एमसीडी में काम कर रहे हो, डीओ में काम कर रहे हो या केवीएस में काम कर रहे हो, तो आपको गाइड करना पड़ेगा, है ना, ठीक से गाइड करना पड़ेगा कि कैसे कैसे आप पेरेंट्स को बताएंगे कि इस तरह से सर्टिफिकेट बनता है, हॉस्पिटल में कैसे जाएंगे, किन किन स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा, आपका क्या क्या टेस्ट होंगे, वो पहले अगर स्पेशल एजुकेटर बता जाएगा तो पेरेंट्स अवेयर हो जाएंगे ना, और फिर लगेगा भी। अगर आपको कोई पेरेंट्स आन के पूछेगा कि बच्चे का एसएलडी का सर्टिफिकेट सर कैसे बनाएंगे, हम क्या 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 स्टेप्स रहेंगे, आपको कुछ जानकारी नहीं है, तो फिर स्पेशल एजुकेटर किस बात क्या, अगर आपको ये पता ही नहीं है कि इसका सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, आप गाइड नहीं कर पा रहे पेरेंट्स को, है ना, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो इतना चीजें हमने पढ़ ली है, और थ्योरीज तो हमने लास्ट जो क्लास हुई थी अपनी थ्योरीज तो मैंने बताई दी थी सारी, और इसके अलावा याद रखना भाई सारी थ्योरीज, हंसो मत सारे, ठीक है। तो सारी थ्योरीज हमने पढ़ ली थी, एसएलडी की जो हम हिस्ट्री है वो भी कवर हो गई, एसएलडी क्या होता है वो भी हमने पढ़ लिया, सारे असेसमेंट। टेस्ट तो बाद में होगा जब सारा हो जाएगा ना एसएलडी, अभी लास्ट वाला जो हमने लिया था किसका, ऑटिज्म का टेस्ट हो गया था हमारा, तो ऑटिज्म के बाद अब हम इसका ले लेंगे, इसका ये मिक्स कर लेंगे, दो डिसेबिलिटी को मिक्स कर लेंगे एसएलडी का, और इस एसएलडी के बाद हम कौन से स्टार्ट करने वाले, सर्बल पाल्सी कर लेंगे, तो सर्बल पाल्सी और इसका मिक्स करके 100 मार्क्स का टेस्ट ले लेंगे, क्लास में डिस्कशन कर लेंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। पर डालोगे सर ये वाली सर्टिफिकेट की तो वीडियो यूट्यूब पर डल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप जैसे भूल भी जाओ, जैसे कि इन 2-3 जनों ने लिखा नहीं है, अभी मैं देख रहा हूँ ना, तुमने लिखा नहीं है, तो अगर नहीं लिखा है तो देख लेना, पीपीटी में डाल दूंगा सारी उस पे, तो या तो इससे कर लेना, वरना नोट जरूर करना, नोट्स बनाते हुए चलना, ओके, ठीक है। चलो मिलते हैं कल अब, ठीक है, बाय।